गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था। कौन सा मैसूर वॉर? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस पे पहला एंग्लो मैसूर वॉर और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से। और आपने देखा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर किस संधि से समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ, ठीक है। तो दो आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े आपने, और आपने देखा कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था इसमें नेतृत्वकर्ता जो था वो था हैदर अली। कौन था आपका? हैदर अली। कल हमने हैदर अली को एक व्यक्तित्व के रूप में, शासक के रूप में और उसके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा कर ली थी, ठीक है। आज जो है वो आप लोग टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कौन था? तो टीपू सुल्तान जो ये मैसूर रियासत की एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापना हुई थी, इसके शासक हैदर अली का पुत्र था। किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका मैसूर राज्य है, इसके जो शासक हो रहे हैं वे वंशानुगत रूप से आपके इस्लामिक धर्म समुदाय के शासक बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो हैदर अली बना, अब हैदर अली का बेटा कौन बनेगा? टीपू सुल्तान बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आती है कि टीपू सुल्तान जब मैसूर का शासक बना तो इसके सामने किस प्रकार की परेशानियां आई, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि टीपू सुल्तान जब शासक बनता है तो उस दौरान आपके सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा होता है। तो वह अपने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में अपनी संपूर्ण भूमिका शासक के रूप में अदा करता है। और फाइनली आप देखते हैं कि युद्ध की जो संधि है, मैंगलोर की संधि, उस मैंगलोर की संधि को संपन्न भी करता है। फिर आप देखेंगे कि यह टीपू सुल्तान जो है, इसने अपना शासनकाल मैसूर रियासत पे लगभग आपके 1782 से 1799 तक, कब से कब तक? 1782 से 1799 तक। तो आपके ज्यादा नहीं, लगभग 18-19 साल का कार्यकाल है। किसका? टीपू सुल्तान का। पर इस छोटे से कार्यकाल में इसने मैसूर रियासत वाले क्षेत्र में या मैसूर प्रांत वाले क्षेत्र में कई अनेकों ऐसे कार्य कर दिए जिसके कारण टीपू सुल्तान को एक अच्छे शासक के रूप में आज भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो आज सबसे पहले टीपू सुल्तान के गुणों की और उसके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। आपने कल हैदर अली के बारे में जाना था कि हैदर अली एक अनपढ़ शासक था। कैसा शासक था? अनपढ़। और जब वो सत्ता पर बैठा तो उसको अपनी निरक्षरता का या निरक्षर होने का एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। उसने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? खांडे राव को। लेकिन जब उसका पुत्र टीपू हुआ तो उसने उसे काफी शिक्षित किया। क्या किया? आपके शिक्षित किया। क्योंकि जिस निरक्षरता के कारण वह अपने कई निर्णय लेने में मुश्किलात को महसूस करता था, उन निर्णयों में उसे सलाहकार की जरूरत पड़ती थी। तो उसने सोचा कि इन परेशानियों को मेरे पुत्र को जो है वो वहन ना करना पड़े, इसलिए उसने अपने बेटे टीपू को काफी ज्यादा शिक्षित बनाया। इतना ज्यादा शिक्षित बनाया कि ये जो टीपू सुल्तान है वो कई भाषाओं का जानकार और विशेषज्ञ बना। टीपू सुल्तान जो है उसे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, अरबी, हिंदी, ये सारी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और वह इनका विशेषज्ञ भी था। इससे एक बात यह तय हुई कि टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर प्रांत का एक योग्य और शिक्षित शासक था। कौन था आपका? योग्य और शिक्षित शासक था, ठीक है। दूसरी बात कि अब इसके व्यक्तित्व को आप उसके कार्यों से क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है उसने अपने संपूर्ण शासन काल के दौरान ऐसे कार्य किए जो मैसूर प्रांत में सामाजिक सौहार्द तथा सामाजिक सद्भावना के विकास में काफी मददगार रहा। इसने इस रियासत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो आपके इस्लामिक धर्म के लोग हैं, इन सभी धर्म के लोगों के प्रति समान आदर और संभाव की भावना रखी, ठीक है।
आप देखेंगे कि यह हिंदू धर्म के लोगों को भी उनके धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, उनके मंदिरों के लिए अनुदान करता है, मूर्ति स्थापना में भी उनको क्या करता है, सहयोग करता है, किसी प्रकार का धार्मिक हस्तक्षेप यह नहीं करता। अर्थात इस्लामिक और हिंदू दोनों धर्म समुदाय के लोगों को धार्मिक निष्पक्षता का अनुसरण करते हुए इसने कई मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का भी कार्य करवाया। ठीक है, इसी कारण आप देखते हैं कि जो मैसूर प्रांत की जनता है इसने सहर्ष अपने शासकों को क्या किया है, स्वीकार किया। ठीक है, परंतु आप देखेंगे कि जो आपके इस्लामिक समुदाय होता है, इस इस्लामिक समुदाय में यदि कोई शासक खलीफा अर्थात इस्लामों के सर्वोच्च धर्म गुरु की सत्ता में अगर विश्वास करता है, तो वह शासक जो है वो खलीफा से अपना एक विशेष आदेश पत्र प्राप्त करता है जिसे सनद कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, सनद। और यह सनद जो है वह उस शासक की वैधता को प्रदान करने का एक प्रमाण पत्र कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके पिता हैदर अली ने सर्वोच्च धर्म गुरु अर्थात खलीफा से सनद प्राप्त नहीं की थी, परंतु टीपू सुल्तान वह प्रथम शासक बना मैसूर प्रांत का जिसने खलीफा से सनद प्राप्त करी, और सनद प्राप्त करके यह यहाँ का एक वैध शासक भी बना। ठीक है, वैध शासक बनने के साथ साथ सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मैसूर प्रांत का एक शासक कौन बना, टीपू सुल्तान बना। ठीक है, सुल्तान उसी इस्लामिक शासक को या मुस्लिम शासक को प्रदान की जाती है जो खलीफा से क्या करता है, अनुमति प्राप्त करता है। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उसके आदेश पत्र में दी गई शर्तों का अनुसरण करता है। शर्तों का अनुसरण करने के साथ साथ जिन जिन कार्यों को करने के लिए वह इस्लामिक सर्वोच्च धर्मगुरु आदेश करे, उन सभी आदेश की अनुपालना अगर सुल्तान के द्वारा की जाती है या शासक के द्वारा की जाती है तभी उसे सुल्तान की संज्ञा दी जाती है। तो टीपू सुल्तान के नाम के आगे जो सुल्तान की उपाधि है वह आपके सनद प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो टीपू सुल्तान है, इस टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य के व्यवस्थीकरण के लिए कई कार्य किए। जैसे आप देखेंगे कि ये कृषि क्षेत्र में भी काम करेगा, ये व्यापारिक क्षेत्र में भी काम करेगा, कई नवीन प्रयोग करेगा। इसके अलावा ये राजधानी को सुरक्षित करने का काम करेगा, विदेशी संबंधों को बढ़ावा देगा, ये फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित होगा, कई नई संस्थाओं का ये क्या करेगा, गठन करेगा, और युद्ध नीति और संधि संबंधी आपके जो मामले हैं इन पर भी ये अपनी चातुर्यता और कूटनीति का प्रयोग करके अपने पक्ष में लाने का क्या करेगा, प्रयास। ठीक है, तो एक योग्य और सफल शासक के रूप में हम क्या पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के कार्यों की चर्चा शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है उसने अपने 1782 से 1799 तक के कार्यकाल में कई अपने राज्य क्षेत्र में आने वाले मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। उन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो है वो है आपका श्रृंगेरी मठ। क्या है आपका, श्रृंगेरी मठ। तो ये जो श्रृंगेरी मठ है इसके जो मठाधीश होते हैं वे आपके शंकराचार्य होते हैं। तो आप देखेंगे कि शंकराचार्य के सम्मान में ही उन्होंने क्या किया, श्रृंगेरी मठ का पुनर्निर्माण कराया, मरम्मत कराई, उसका जीर्णोद्धार करवाया, और यहाँ पर एक शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए उसने अनुदान भी प्रदान किया था। ठीक है, तो पहला कार्य उसका जो है वो है आपका मंदिरों का पुनर्निर्माण कराना। दूसरा प्रमुख कार्य आप देखेंगे कि आप ये जानते हैं कि टीपू सुल्तान और उसके पिता ने, हैदर अली ने, फ्रांसीसी लोगों की काफी सहायता प्राप्त करी थी। फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेना का क्या किया था, विकास। और जब अपनी सेना का विकास किया, अपने अस्त्रागार और तोपखानों की स्थापना किसके माध्यम से करी थी, फ्रांसीसियों की मदद से। तो आप देखेंगे कि जो मैसूर प्रांत का शासक है वह और जो फ्रांसीसी लोग हैं इन दोनों के बीच में काफी आपके मित्रता संबंध बहुत अधिक प्रगाढ़ और मजबूत हो गए। इसी मित्रता संबंध को दर्शाने के लिए टीपू सुल्तान ने एक वृक्ष को रोपा था। इस वृक्ष को स्वतंत्रता के वृक्ष के नाम से या द ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान वह व्यक्ति है जिसने स्वतंत्रता का क्या रोपा, वृक्ष। और यह वृक्ष जो है वो मैसूर और फ्रांसीसियों के मैत्री संबंधों का क्या था, आपके प्रतीक था।
ठीक है। फिर आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने, आप जानते हैं कि जो आपकी मुगल सत्ता थी, कौन सी सत्ता थी आपकी? मुगल सत्ता। तो ये जो मुगल सत्ता थी, इस मुगल सत्ता ने अपनी नौसैनिक शक्ति के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण आपने देखा था कि कई यूरोपीय देश के जो कंपनियां थी, जैसे आपके डच थे, फ्रांसीसी हैं, ब्रिटिश हैं, है ना, डेनिस हैं, ये सब भारत में आए, और अपनी नौसैनिक क्षमता के कारण ही ये भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर बंदरगाह से भारत से क्या कर पाए? काफी आयात निर्यात कर पाए। और आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय शासकों को और उत्तरवर्ती मुगल शासकों को कमजोर करके भारत का बहुत अधिक आर्थिक एवं वित्तीय शोषण किया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका टीपू सुल्तान है, उसने मैसूर रियासत वाले क्षेत्र में मुगलों के द्वारा की जाने वाली जो गलती थी उसको दोहराया नहीं, बल्कि उसने यह प्रयास किया कि वह अपनी नौसैनिक शक्ति को क्या करे? मजबूत करे। तो उसने अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। क्या किया उसने? नौसेना बोर्ड का गठन किया, और टीपू सुल्तान ने इस नौसेना बोर्ड का गठन 1796 ईस्वी में किया था। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट काम जो है वो है आपके दूत मंडल की नियुक्ति करना। क्या करना? दूत मंडल की नियुक्ति करना। अब यहाँ पर ये बात आती है कि टीपू सुल्तान को दूत मंडलों की नियुक्ति करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो टीपू सुल्तान है वो आपके मैसूर क्षेत्र का शासक है। किस क्षेत्र का? मैसूर। और आप देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान जो है वो अपने आसपास के शासक, जैसे आप देखेंगे यहाँ कौन है आपके? मराठा। यहाँ कौन है आपके? हैदराबाद के निजाम। तो आप देखेंगे कि यहाँ मराठा, हैदराबाद के निजाम के जो शासक हैं वो कभी कभी उसका क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, और कभी कभी वो किसके साथ मिल जाते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं। तो उसने देखा कि ये स्थानीय शासक कैसे हैं? ये थोड़े पलटू टाइप के, कभी यहाँ पलट जाते हैं और कभी वहां पलट जाते हैं। मतलब इनके पास जो है वो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, है ना। मतलब ना तो इनके पास कुछ स्थायित्व है, जहां लालच मिला वहां चले गए। आज टीपू ने लालच दिया तो उसके पक्ष में हो गए, कल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच दिया तो उसके पक्ष में हो गए। तो इस प्रकार की प्रकृति के जब आपके पड़ोसी हों तो फिर क्या करता है व्यक्ति? फिर दूसरे से मैत्रिता करना क्या रखता है? संबंध करने की सोचता है। इसी सोच के साथ टीपू सुल्तान जो था वो आपका एक संपूर्ण भारत क्षेत्र में केंद्रीय प्रशासक के रूप में स्थापित होने का प्रयास करना चाह रहा था, और उसकी ये जो दूरदर्शिता पूर्ण इच्छा थी कि मैं संपूर्ण भारत में क्या बनूंगा? एक केंद्रीय शासक के रूप में उभरूंगा। तो उसका पहला जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाना। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाने के लिए उसको पहले अपनी मजबूती करनी पड़ेगी, और वो मजबूती करनी पड़ेगी कि जब उस पर आक्रमण हो तो कई विदेशी शक्तियां जो है उसका क्या करें? सहयोग करें, और जब वो शासक बने तो उसे शासक के रूप में भी क्या करें? मान्यता प्रदान करें। तो उसने भारतीय जो स्थानीय शासक थे ये तो उसके कई बार विरोधी हो जाते थे, इसीलिए उसने विदेशी शक्तियों के साथ अपने संबंध जो है वो मजबूत करे, और अपने राज्य की विदेश नीति का भी क्या किया? प्रचार प्रसार किया। इसी विदेश नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए और विदेशी शासकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही टीपू सुल्तान ने कई दूत मंडलों की क्या करी? नियुक्ति की। ठीक है। और आप देखेंगे कि इस दूत मंडल की नियुक्ति उसने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करके की, जिसके माध्यम से वह अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या चाहता था? सहायता प्राप्त करना चाहता था। तो उसने अपने दूत मंडल कहाँ कहाँ भेजे? तो आंसर है कुस्तुनतुनिया, अरब, काबुल और मॉरिशस वाले क्षेत्र में अपने क्या भेजे? विदेशी दूत मंडल भेजे, और साथ ही दूतावासों की स्थापना भी कराई। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट काम जो है उसका कहां पर है? व्यापारिक क्षेत्र में। तो आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्र में व्यापार की गतिविधियों को काफी विस्तारित किया। इसने नाप तौल की नवीन पद्धतियों का प्रचलन किया। इसके साथ ही इसने अपने राज्य क्षेत्र में रेशम के व्यापार को बढ़ावा दिया। किसके व्यापार को? रेशम। रेशम के व्यापार के अलावा अपना आपका स्वर्ण का व्यापार, अनाज का व्यापार, सरप्लस प्रोडक्शन होता था तो खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है। तो ये सारी चीजों का उत्पादन, व्यापारिक फसलों का उत्पादन, इन सब के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो आपके आयात निर्यात होता था, उस आयात निर्यात करने के लिए उसने
आपके कई बंदरगाह वाले क्षेत्र में अपने जो है वो अपने व्यापारिक केंद्रों की क्या करवाई, स्थापना कराई। जैसे आप देखेंगे कि हॉर्मुज या ऑर्मुज नामक क्षेत्र पर, जद्दाह नामक क्षेत्र पर, अदन की खाड़ी वाले क्षेत्र पर और आपके मस्कट नामक क्षेत्र पर भी इसने अपने बंदरगाह की क्या करवाई है, स्थापना कराई। तो कई छोटे छोटे स्थानीय बंदरगाहों की स्थापना वहां के शासकों की अनुमति के साथ, ताकि यहां से क्या हो सके, सामान का आयात निर्यात हो सके और अपने व्यापारिक विस्तार को वो क्या करना चाह रहा था, बढ़ावा देना चाहता था। तो यह कार्य भी उसने किया। आप देखेंगे कि उसने देसी व्यापार और अंतरदेशी व्यापार दोनों को ही क्या किया है, बढ़ावा दिया। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नवीन प्रयोग अपनी शासन व्यवस्था में किए। जैसे आप देखेंगे इसने नई मुद्रा का प्रचलन कराया। इस नई मुद्रा में आप देखेंगे कि इसमें आपके शिव तथा पार्वती का क्या होता था, अंकन होता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसने नया संवत चलाया। चूंकि ये एक मुस्लिम शासक है तो इसने आपके जो हिंदी कैलेंडर था उसके वर्ष और उसके जो महीने हैं, जो आपके चैत्र विशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाला जो महीना वाला कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर, इसके वर्ष महीने तारीख आदि को परिवर्तित करके एक नया कैलेंडर चलाया और वह नया कैलेंडर आपके अरबी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से उसने एक नया संवत, अरबी संवत की भी क्या करी, प्रारंभ करी। ठीक है, या स्थापना की। ठीक है। इसके अलावा उसने व्यापारिक क्षेत्र में नई माप तौल की क्या चलाई थी, आपके पद्धतियां चलाई थी। ठीक है। तो इन प्रमुख कार्यों के अलावा जो टीपू सुल्तान है, इसने ये अपने शासन काल में जब था तो उसी समय आप देखते हैं इसका शासन काल है 1782 से लेकर आपके 1799। और आप देख रहे हैं कि फ्रांस जो है आपका यूरोपीय देश, वहां पर फ्रांसीसी क्रांति आपके 1789 के लगभग शुरू होती है। और जब वहां पर फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तो फ्रांसीसी क्रांति में तानाशाही शासन प्रणाली को हटाकर वहां पर आपके डेमोक्रेसी अर्थात गणतांत्रिक शासन प्रणाली को लाने के लिए संघर्ष चल रहा था। और आप देखते हैं कि जो आपकी तानाशाही पद्धति थी, इसको समूल समाप्त करने के लिए वहां के मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय लोगों ने अपने कुछ राजनीतिक संगठन बनाए और उन राजनीतिक संगठन को ही जैकोबिन्स क्लब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जैकोबिन्स क्लब हैं, ये एक प्रकार के क्या है, राजनीतिक संगठन। क्या है आपके, राजनीतिक संगठन। ये कहां पर निर्मित किए गए थे, फ्रांस में निर्मित किए गए थे। क्यों निर्मित किए गए थे, तो आंसर है यहाँ पर कि वहां पर जो तानाशाही शासन प्रणाली थी उसे हटाकर आपके गणतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करना है, इसके उद्देश्य से वहां की गई थी। तो अब टीपू सुल्तान जो है वो इस जैकोबिन्स क्लब्स नामक संस्था से प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि वो भारत में भी क्या करेगा, जैकोबिन क्लब की स्थापना करेगा। तो अब यहाँ पर वो जैकोबिन क्लब की स्थापना क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, तो वो यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ जो भारतीय शासक हैं उनके ऊपर उनके शासन प्रणाली में हस्तक्षेप है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये अपनी प्रशासनिक प्रणालियों को क्या कर रही है, थोपते जा रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी इसकी सत्ता को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को स्थापित होने नहीं देना चाहता है। और जो वास्तविक में जो शासक शक्तियां हैं, शासन की जो संपूर्ण शक्तियां हैं, वो उन्हीं शासकों के हाथ में क्या होना चाहता है, केंद्रित होना चाहता है। तो उन्हीं जैकोबिन क्लब की तर्ज पर इसने भी भारत में ऐसे ही एक जैकोबिन्स क्लब की क्या की, स्थापना की। ठीक है। तो इसने ये जो जैकोबिन क्लब है, इसकी स्थापना कहां पर करी, भारत में करी। किसके सहयोग से करी, फ्रांसीसियों के सहयोग से ही करी। और खुद भी उसका क्या बना, सदस्य बना। ठीक है। तो आप जैसे जानते हैं कि मनुष्य और नागरिक में बहुत अंतर होता है ना। वैसे ही आप देखेंगे कि जो आपका टीपू सुल्तान है इस फ्रांसीसी क्रांति से इतना प्रभावित हुआ कि जैकोबिन क्लब की स्थापना करने के साथ साथ उसकी सदस्यता प्राप्त की और सदस्यता प्राप्त करने के बाद खुद को नागरिक टीपू सुल्तान कहलाना क्या करने लगा, पसंद करने लगा। ठीक है। तो वो भी क्या चाह रहा था, वो भी यहाँ पर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्ति चाह रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये अब यहाँ पर ये बात कि ये जो जैकोबिन क्लब है ये फ्रांस की क्या थी, क्रांतिकारी संस्था थी। ये क्रांतिकारी संस्था किसका अंत करना चाहती थी, तानाशाही का अंत करना चाहती थी। तो तानाशाही शासन को हटाकर फ्रांस में गणतांत्रिक शासन पद्धति को स्थापित करने के उद्देश्य से एक विद्रोही संस्था जो थी वो क्या थी, जैकोबिन क्लब। इसी की तर्ज पर उसने भी क्या किया, जैकोबिन क्लब की क्या की है, स्थापना की।
ठीक है। तो टीपू ने फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर्स को क्या किया, आपके जैकोबिन क्लब की स्थापना में सहयोग भी दिया था, फ्रांस में भी स्थापना करने के लिए सहयोग दिया और भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना के लिए सहयोग दिया, और साथ ही वो खुद उसकी स्थापना भी करा, सदस्यता भी बना, और क्या कहलाने लगा, आपका नागरिक टीपू कहलाने लगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है, इसने फ्रांस में हुई फ्रांसीसी क्रांति का सहयोग किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ऐसा भारतीय शासक जिसने फ्रांसीसी क्रांति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने का कार्य किया, वह है मैसूर प्रांत का शासक टीपू सुल्तान। ठीक है। तो ये आपका, अच्छा ये कैसे पता चला कि उसने फ्रांसीसी क्रांति को सहयोग किया है, तो आपको इसके कुछ कार्य ध्यान देने पड़ेंगे। पहला, स्वतंत्रता वृक्ष की स्थापना। फ्रांसीसी लोग जो है वहां स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। किसकी स्वतंत्रता की, तानाशाहों की सत्ता से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसने भी यहाँ पर क्या किया है, स्वतंत्रता के वृक्ष की स्थापना किया। दूसरा आप देखेंगे जैकोबिन क्लब की क्या करना, स्थापना करना, और साथ ही जैकोबिन क्लब की स्थापना में जो फ्रांसीसी ऑफिसर्स हैं उनको भी क्या करना, सहयोग करना। तो इन कामों से ये पता चलता है कि जो टीपू सुल्तान है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित भी है, और वो क्या कर रहा है, उनका सहयोग भी कर रहा है। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आपने जाना कि जो टीपू सुल्तान है वो आपके कब से कब तक शासन प्रणाली में रहेगा, 1782 से। ठीक है। ये अनेक भाषाओं का क्या था, गात जात, कौन कौन सी भाषाएं जानता था, तो आप जानते हैं अरबी। ठीक है। इसके अलावा आपके फारसी। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये उर्दू, इसके अलावा कन्नड़, कौन सी आपके, कन्नड़, इन सभी भाषाओं का क्या था, ये ज्ञाता था। ठीक है। इसने काय की उपाधि धारण करी, आपके सुल्तान की उपाधि धारण करी, और सुल्तान की उपाधि कौन सा शासक धारण कर सकता है, वह इस्लामिक शासक ही सुल्तान की उपाधि धारण कर सकता है जो खलीफा की सत्ता में विश्वास करता हो। खलीफा कौन है, खलीफा इस्लामिक समुदाय का सर्वोच्च धर्मगुरु होता है, जो क्या करता है, ऐसे शासकों को सनद प्रदान करता है। अब यहाँ पर बात आती है सनद क्या होता है, तो सनद एक आधिकारिक आदेश पत्र होता है जिसके माध्यम से किसी शासक को सुल्तान बनने की वैधता प्रदान की जाती है। तो इसीलिए टीपू के नाम के आगे क्या लगा है, टीपू सुल्तान। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा, इसके बाद जब कोई शासक को सनद प्राप्त हो जाती है, फिर वो अपना नाम अपने नाम का क्या पढ़ाने लगता है, खुतबा भी पढ़वाने लगता है। तो टीपू सुल्तान जो है उसने खुतबे में अपना क्या करवाया, नाम शामिल किया, खलीफा से सनद प्राप्त करी। ठीक है। सनद क्या है ये बता दिया, एक आधिकारिक आदेश प्राप्त जो कि खलीफा के द्वारा जारी किया जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने नाम के क्या चलवाए हैं, सिक्के भी चलवाए। ठीक है। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने एक अरबी कैलेंडर जारी किया, क्या जारी किया, अरबी कैलेंडर। इस अरबी कैलेंडर में आप देखेंगे कि जो वर्ष और महीनों के नाम हैं उसमें हिंदी नामों के स्थान पर इसने क्या उपयोग किए हैं, अरबी नामों का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, अरबी नामों का प्रयोग किया है। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे आज की प्रशासनिक व्यवस्था को आप देख रहे हैं कि केंद्र है, केंद्र को काय में बांटा गया है, राज्य में और यूनियन टेरिटरीज में। फिर राज्य को किसने बांटा गया है, संभाग में, संभाग को जिलों में, जिलों को गांवों में, इस प्रकार से आप जानते हैं ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है उसने मैसूर प्रांत को प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण साम्राज्य को कितने भागों में बांटा, 7 प्रांतों में बांटा। और ये जो 7 प्रांत थे इन्हें आसिफी टुकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आसिफी टुकड़ी। ऐसा विभाजन उसने कब किया था, 1784 में। कब किया था, 1784 में। ठीक है। टीपू सुल्तान ने जो अपने नवीन सिक्के चलाए थे उस पर वह शिव और पार्वती के चित्रों को अंकित करवाता था। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को दिखाता है कि वह हिंदू धर्म के प्रति भी क्या है, धार्मिक सहिष्णुता रखता है, और कैसा है, उदार है। ठीक है, क्लियर। तो शिव और पार्वती के चित्रों का अंकन उसने क्या करवाया था, अपने नवीन सिक्कों में करवाया था। ठीक है। प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत उसने प्रांत को कितने भागों में बांटा था, 7, और उन 7 प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है, आसिफी टुकड़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो टीपू सुल्तान है उसने श्रृंगेरी मठ की क्या करवाई है, मरम्मत, उसका पुनर्निर्माण कराया, और यहाँ पर माता शारदा की मूर्ति की स्थापना के लिए क्या दिया है, धन। ठीक है। आप देखेंगे कि मैसूर प्रांत की राजधानी क्या है, श्रीरंगपट्टनम,
और श्रीरंगपट्टनम में आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान और हैदर अली से पहले यहाँ पर वाडियार वंश का शासन था, और वाडियार वंश जो है वो कंप्लीटली आपके एक हिंदू शाही राजवंश था, या हम बोलें कि हिंदू वंश के शासकों का ही क्या था, शासन था। तो श्रीरंगपट्टनम का जो दुर्ग था वहां पर हिंदू वंश के जो आपके मंदिर हैं, नरसिंह मंदिर, कौन सा मंदिर था, नरसिंह मंदिर, तो इस नरसिंह मंदिर में पूजा की जाती थी। लेकिन ये मुस्लिम होने के बावजूद इसने अपनी राजधानी क्षेत्र में इस नरसिंह मंदिर में पूजा पाठ को लगातार जारी रखने की भी क्या दी, अनुमति प्रदान करी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रंगनाथ नरसिंह मंदिर में इसने पूजा जारी रखने की क्या दी, अनुमति दी। इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को वर्तमान या पाश्चात्य विधि यानी मॉडर्न मेथड से आपके अपनाया था। आपने देखा था कि इसने सेना का आधुनिकीकरण किया था, शस्त्रागार, आधुनिक तोपखाने और अस्त्रागारों की क्या की थी, स्थापना की थी, सेना का प्रशिक्षण कराया था। इसने भू राजस्व व्यवस्था में क्या किया, परिवर्तन किया। तो आप देखेंगे कि इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में काफी मॉडर्नाइजेशन किया था, और इतना अधिक मॉडर्नाइजेशन करने के कारण ही हम ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान जो है इसने प्रशासनिक व्यवस्था में किस विधि का अनुसरण किया, पाश्चात्य विधि का अनुसरण किया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित था। उसने श्रीरंगपट्टनम जो आपके मैसूर प्रांत की राजधानी थी, यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई। स्वयं भी उसका क्या बना, सदस्य बना, और स्वयं को क्या कहलाना पसंद करने लग रहा, नागरिक टीपू कहलाना पसंद करने लगा। उसने आपके फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रभावित होकर कौन सा वृक्ष लगवाया, स्वतंत्रता का वृक्ष। और ये स्वतंत्रता का वृक्ष जो है वो मैसूर प्रांत के शासक प्लस आपके फ्रांसीसी शासकों, है ना, या आपके बात करेंगे तो फ्रांसीसी लोगों के बीच में किसका प्रतीक है, मित्रता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का वृक्ष भी उसने क्या किया, लगवाया। इसके बाद आपने देखा था कि नेवी का उसने क्या किया है, गठन किया है, नेवी को मजबूत करने का प्रयास किया। तो नौसेना का उसने गठन किया है 1796 में। और आप देखेंगे कि जो आपका मैसूर प्रांत था, इसके मंगलौर वाले क्षेत्र में, मौलिदाबाद और दाजिदाबाद वाले क्षेत्र में इसने कई बंदरगाहों का भी क्या करवाया, निर्माण कराया था। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने अपनी जो सेना थी उसको फ्रांसीसी लोगों की मदद से आधुनिकीकृत, प्रशिक्षित, शस्त्रागार, अस्त्रागार सभी से उसको ट्रेंड करवाया था। तो आप देखेंगे कि उसने अपनी सेना में एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट जिसका नाम था रीपो, उसको भी क्या किया था, नियुक्त किया था। किसने, आपके टीपू सुल्तान ने। तो सेना के आधुनिकीकरण का भी कार्य किया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान के समय में मैसूर प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे आज वर्तमान में आप प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं तो आपके यहाँ सर्वोच्च प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। और आप देखते हैं कि मंत्रियों को अलग अलग विभागों का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। जैसे किसी को वित्त विभाग, तो किसी को आपके रेल विभाग, तो किसी को आपके स्वच्छता विभाग, है ना, तो खनन विभाग, इस तरीके से अलग अलग विभागों का बंटवारा है। वैसे ही इसने अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नवीन पद को बनाया जिसका नाम था मीर आसिफ। क्या नाम था आपका, मीर आसिफ नाम का इसके यहाँ प्रशासन में पद होता था। तो टीपू सुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद होता था उसका नाम था मीर आसिफ। जो आपके आसिफी टुकड़ी यानी जो 7 प्रांत में बांटा था, उस आसिफी टुकड़ी का क्या होता था, सबसे प्रधान व्यक्तित्व होता था, जिसे क्या कहा जाता था, मीर आसिफ के नाम से जाना जाता था। आप यहाँ पर देखेंगे कि टीपू सुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद नहीं है जिसे आप वजीर के पद के नाम से जानते थे, जबकि इसके प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री या वजीर के पद के स्थान पर क्या पद है, मीर आसिफ का पद है। ठीक है, और इस मीर आसिफ के पास कितने आपके प्रमुख विभाग होते थे, 7 प्रमुख विभाग इसके पास होते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आती है कि क्या इसने, टीपू सुल्तान ने जमींदारी व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया, कृषि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किया। तो आंसर है हाँ। जो टीपू सुल्तान है इसने कृषि क्षेत्र में भी कई सारे क्या किए हैं, सुधार किए। आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा सुल्तान, क्या आएगा, सुल्तान। सुल्तान के नीचे आपके कौन आएगा, यहाँ आएगा कौन, मीर आसिफ। कौन आएगा आपका, मीर आसिफ। मीर आसिफ के नीचे कौन आएंगे, आपके कई अधिकारी तंत्र आएंगे, और उस अधिकारी तंत्र के बाद कौन आएगा, जमींदार, और जमींदार के बाद कौन आएगा आपका, कृषक।
ठीक है। तो आप देखते थे कि कृषक जो है इससे भू राजस्व वसूलने का काम कौन करता था? जमींदार। और जमींदार किसको देता रहा होगा? अधिकारियों को। ठीक है। फिर अधिकारी किसको देते रहे होंगे? मीर आसिफ को। तो आप देखते हैं कि जमींदार जो है वो आपका क्या है? मध्यस्थ है। क्या है आपका? मध्यस्थ। तो ये क्या करता था? ये तो कृषकों पर अत्याचार करता था, या ये अधिक राजस्व वसूलता था और उस अधिक राजस्व की राशि को अपने जेब पे रख लेता था। ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने जमींदारी व्यवस्था का अंत कर दिया और इसके स्थान पर उसने रैयत, रैयत यानी किसान, इस रैयत अर्थात किसानों से सीधे भू राजस्व को वसूलना प्रारंभ किया। ठीक है। इससे दो काम हुआ। एक तो आपके किसानों से ज्यादा कर वसूलने लिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि पहले जमींदारों को भी कुछ हिस्सा देना पड़ता था, तो अब जमींदारों का हिस्सा समाप्त, किसानों से मिलने वाले कर की राशि में क्या हुई? वृद्धि हुई। और दूसरा, जमींदारों के अत्याचार से किसान क्या हो गए? मुक्त हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से इसने कृषि वाले क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और आप देखेंगे कि पैतृक अधिकार भी क्या कर दिए? उनके समाप्त कर दिए। किनके? जमींदारों के। और किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध क्या किया है? स्थापित। इसके अलावा किसानों को तकाबी ऋण भी प्रदान किए जाने लगे। ठीक है। तो यहां पर एक शब्द आया, तकाबी ऋण। तकाबी ऋण का मतलब होता है आपकी अग्रिम राशि। क्या है आपका? अग्रिम राशि या एडवांस मनी। ये एडवांस मनी या अग्रिम राशि जो होती है वो किसानों को फसल लगाने से पूर्व देते हैं। जैसे किसानों को बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, सिंचाई के साधन खरीदना हो, तो जो भी चीजें जिनको आपको खेती करने से पहले चाहिए, तो फिर वो ऋण जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? तकाबी ऋण कहलाते हैं। तो इन तकाबी ऋणों को भी किसने प्रदान किया? टीपू सुल्तान ने प्रदान किया, ताकि किसान जो है वो उनको आर्थिक कारणों से किसी भी प्रकार से मजबूर ना होना पड़े। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती कि भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था। तो भू राजस्व के निर्धारण के दो पैरामीटर थे। पहला पैरामीटर है भूमि की फर्टिलिटी या उर्वरता, और दूसरा जो पैरामीटर है वो है सिंचाई का साधन। अब यहाँ पर बात आती है कि जो सिंचाई के साधन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है आपका प्राकृतिक, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम। क्या होता है आपका? कृत्रिम। तो आप देखें कि यदि आप कृत्रिम साधन का प्रयोग करेंगे तो आपको ट्यूबवेल लगवाना पड़ेगा, है ना? हो सकता है आप अपने क्षेत्र में क्या लगवाएं? तालाब खुदवाएं। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जब आप ट्यूबवेल खुदवाते हो, कुआं खुदवाते हो, या आप तालाब लगवाते हो, तो इस क्षेत्र में आपका खर्चा नहीं आएगा? क्या आएगा? तो ऐसे लोग जो आपके कृत्रिम सिंचाई साधनों का प्रयोग करते थे, उनसे भू राजस्व की राशि कम ली जाएगी, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम्स पर क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। ठीक है। उनके पास प्राकृतिक संसाधन सिंचाई के उपलब्ध नहीं है। तो आप देखेंगे कि इनसे कर कैसा लिया जाएगा? कम। इनसे कर कैसा लिया जाएगा? कम। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने भू क्षेत्र में सिंचाई किससे करी है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब वर्षा। किसके माध्यम से? वर्षा के माध्यम। तो वर्षा के माध्यम से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो उनका कोई अतिरिक्त खर्च हो रहा है क्या? नहीं। तो उनसे भू राजस्व की राशि कैसी ली जाएगी? ज्यादा। तो पहला आधार क्या था? सिंचाई। और दूसरा है आपके भूमि की उर्वरता। तो भूमि की उर्वरता, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी किसान के यहाँ 100 बोरे अनाज का उत्पादन हुआ, तो 100 बोरे का वो कितना लेंगे? 33% से 50%। तो ये निर्धारित होगा सिंचाई के साधन के ऊपर कि वो 33% देगा कि 50% देगा। तो आपके भू राजस्व की राशि कितनी ली जाती थी? 33% से 50% तक। ठीक है। जिसको आप क्या बोल सकते हैं कि भू राजस्व आपका एक तिहाई से कितने परसेंट तक होता था? 50% तक होता था। तो कृषि सुधार में क्या क्या काम किए? पहला, जमींदारी व्यवस्था का अंत कर दिया। रैयत अर्थात किसानों से प्रत्यक्ष कर वसूलना शुरू किया। फिर आप देखेंगे तकाबी ऋण देना शुरू किया। फिर आप देखेंगे कि भू राजस्व कर जो है वो सिंचाई के साधनों की उपलब्धता या प्रयोग, और उसके अलावा भूमि की उर्वरता के आधार पर 33% से लेकर 50% तक भू राजस्व वसूल करता था। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे व्यापारिक विस्तार, यानी व्यापार के क्षेत्र में क्या किया। तो व्यापार के क्षेत्र में मुख्य रूप से रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र के व्यापारों को क्या दिया है? बढ़ावा दिया। ठीक है। इसने जो है वो आपके माप तौल की नवीन पद्धति का प्रचलन किया है, टकसाल की स्थापना करी और नवीन सिक्के चलाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि गैर कानूनी उपकरणों को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है।
सैन्य सुधार आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि नौसेना में सुधार किया है इसने, नौसेना बोर्ड का गठन किया है, नेवी डेवलप कर ली है, विदेशी संबंध विकसित किए हैं, दूत मंडलों की नियुक्ति कर दी है, विदेशी संबंध को प्रगाढ़ करने की कोशिश करी, फ्रांसीसी क्रांति में ये क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, आधुनिक शस्त्रागार अस्त्रागार की स्थापना कर रहा है, तोपखाने की स्थापना कर रहा है। तो ये सब तो उसके क्या है, सैन्य सुधार है। तो सैन्य सुधार में आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है अभी ही, ठीक है। अब लास्ट बात ये आती है कि टीपू सुल्तान जो है वो भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहता था, ठीक है। तो आप देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो है उसके कई कथन आपको मिलते हैं। वो अंग्रेजों को, भारतीय भूमि को अंग्रेज विहीन करना चाहता था, जिसके संदर्भ में उसका एक कथन है कि मैं अंग्रेजों को स्थल से समाप्त कर सकता हूं लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता, ठीक है। और आप देखते हैं कि टीपू सुल्तान कौन है आपका, टीपू सुल्तान 1782 से 1799, है ना। तो कितने साल का शासनकाल था, ठीक है, मात्र 17 वर्ष का कार्यकाल। और आपने आज काम दिए देखे उसके, तो कितने सारे काम किया किसने, टीपू सुल्तान ने। कौन कौन से क्षेत्र में काम कर दिया, तो आप देखो व्यापार के क्षेत्र में काम किया है, हाँ, सैन्य क्षेत्र में काम किया, फिर कृषि के क्षेत्र में काम किया, फिर मंदिरों के क्षेत्र में, ठीक है, कई क्या किए हैं, नवीन प्रयोग किए, और क्या किया, विदेशी संबंध काम किया, ठीक है, किसके में काम किया, विदेशी संबंध, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सारे काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, क्या प्रशासनिक सुधार कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, प्रशासनिक सुधार भी कर लिया, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार कर लिया, किया, ठीक। इतने सारे काम, ऐसा कोई क्षेत्र है जो बचा नहीं, हर क्षेत्र में तो उसने क्या किया है काम, किसने, टीपू सुल्तान ने। कितने वर्ष के कार्यकाल में, तो मात्र 17 साल के कार्यकाल में इतने छोटे से टेन्योर पे इतना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी सोच और जिसके आदर्श बहुत उच्च प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान की ये सोच थी कि भेड़ों की तरह लंबा जीवन जीने से अच्छा है कि मात्र एक दिन जियो पर शेर की तरह जीवन जियो, ठीक है। तो उसने अपना जीवन जो है या अपना शासनकाल मात्र कितने साल का दिया, 17 साल का दिया, है ना। बहुत लंबा प्रशासनिक टेन्योर नहीं है उसका कि वो घिसट पिसट का शासन दे रहा है। मात्र 17 साल के कार्यकाल में उसने इतने अच्छे काम किए कि उसे क्या कहा जा सकता है, शेर कहा जा सकता है, ठीक है। तो उसका एक कथन बड़ा ही फेमस है कि भेड़ों की तरह लंबा जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन का जीवन जीना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आज आपकी क्लास क्या होती है, समाप्त। कौन सी, टीपू सुल्तान की। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, कौन सा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को पढ़ने से पहले आपको टीपू सुल्तान के बारे में जितनी जानकारियां प्राप्त करनी थी वो आपने कर ली है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, जिसमें मैसूर का जो नेतृत्व है वो कौन करने वाला है, टीपू सुल्तान, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कल पढ़ेंगे अब कौन सा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। थैंक यू।